बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। आज सदर पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। 30 अप्रैल को ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है सदर पाकिस्तान से की जानिब से। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन में से मुशावरत भी हुई है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, जहां पंजाब में उन्होंने कहा था कि सदर साहब अनाउंस करेंगे, वहीं KPK में कहा गया था कि गवर्नर जो हैं वो अनाउंस करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ। वहां देखते हैं कि क्या तारीख आती है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस किस्म की जब बाकायदा तारीख भी आ चुकी है, जब सामने चीजें नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ जो PDM की एक बड़ी जमात PMLN है वो कहती है कि हम तो ऑलरेडी इंतखाबी मुहिम में हैं, आज मरियम साहिबा गुजरांवाला में भी थी, उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत इतनी अनसर्टन होती है कि वहां हमेशा ही खदशात जो है मौजूद रहते हैं। अभी भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इलेक्शन ना हो, और उसकी सबसे बड़ी वजह तो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो बयानात आए हैं, जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल ने और वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की है। क्या उसके बाद अभी कोई इब्हाम है कि सदर साहब की तारीख आने के बावजूद ना हो पाए इंतखाबात? एक तो ये चीज़ है। दूसरी, आज हमने देखा कि फवाद चौधरी की उनके भाई फैसल चौधरी के साथ एक मुबैना ऑडियो लीक जो है वो हमारे सामने आई। ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होने का वैसे ही ज़माना चल रहा है, तो उसमें जो मुबैना तौर पर वो बात कर रहे हैं एक दो जजेस से रब्ता करवाने के हवाले से, और जो एक ट्रक का जिक्र किया जा रहा है। अब वो किस चीज का ट्रक है, ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब तो डिनाई कर चुके हैं कि ये झूठी और जाली ऑडियो है, बट उस ट्रक को लेकर आज गुजरांवाला के वर्कर्स कन्वेंशन में बड़े चर्चे थे मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट पे, जजेस पे बहुत ज्यादा वो सवालात काफी अरसे से उठा ही रही हैं। आज भी वो कह रही थी कि जब मैं शीशा दिखाती हूं तो कहा जाता है कि जी इस पर तौहीन अदालत लगा दो। आज नवाज शरीफ साहब ने भी इसी किस्म की बात की है कि उनको भी लगता है कि दोहरा निज़ाम है इंसाफ का। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को जो इंसाफ मिलता है वो अगर मुझे मिलता तो आज मुल्क जो है वो हवा में उड़ रहा होता, यानी इतनी तरक्की कर रहा होता। सो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा, जो इंतखाबात को लेकर आज वजीर ख़जाना ने भी बात कर दी है कि इसमें 15 अरब इजाफी हमें चाहिए होंगे, तो इंतखाबात 3 से 4 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि ये वक्त इंतखाबात के लिए मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है। मईशत की अगर हम बात करें तो आज वजीर ख़जाना की जो तकरीर थी, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो पिछली हुकूमत या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोसने के अलावा, दुहाइयाँ देने के अलावा कुछ नहीं था। बस बदुआएं नहीं दी उन्होंने, बाकी सब कुछ ही खैर चलता रहा। क्या उनके पास स्ट्रैटेजी है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। मईशत PDM संभाल नहीं पा रही है, इलेक्शन में वो जाना नहीं चाहते, और खास तौर से PMLN, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें या कुछ और जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो हमारी इत्तलात हैं, वो ये कि आज शहबाज शरीफ साहब जब ये चेयर कर रहे थे मीटिंग, उसमें कुछ इत्तेहादियों ने ये मशवरा दिया कि आप पंजाब और KPK के साथ बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियां भी तहलील कर दें और वहां पे भी इलेक्शन करा लें, ताकि चारों सूबों में इकट्ठे इलेक्शंस हो जाएं। और पीपल्स पार्टी का मानना यह था कि सिंध में हमारी पोजीशन अभी बेहतर है, तो हम जीतने की पोजीशन में हैं, इसलिए चारों सूबों के इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें PMLN को काफ़ी एतराज़ात हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर गवर्नर पंजाब। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खोसा साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। पहले तो फरमाइएगा कि वाकई सदर साहब ने पंजाब की तारीख तो दे दी, सो अब कोई खदशात हैं अभी भी बाकी, भाम दूर हो गए? 30 अप्रैल को हम समझें कि वाकई इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क का वजीर कानून, मुल्क अटॉर्नी जनरल जो है वो तो ये फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यानी PMLN तो उसको मानती नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मज़ा का खेल नहीं हो सकता था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने
शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया और बाहर आते ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल को साथ खड़ा करके लॉ मिनिस्टर साहब ने और उसके बाद सक्सेशन में वजीर दाखिला साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि 4-3 से हम तो जीत गए और हमारा मौकफ जो है कामयाब हुआ है और पिटिशंस जो है डिसमिस कर दी गई हैं। तो ये उसी तरह किया मुस्लिम लीग नवाज ने माशाल्लाह। जिस तरह जब पनामा का पहला फैसला आया तो इन्होंने मिठाइयां बांटी थी कि हमारे हक में हो गया है, देखें जी, और 3-2 के इशू 3-2 की उसके साथ हमारा जो है वो एक JIT बनाने का ऑर्डर हो गया और मिठाइयां बांटी। और बाद में जब पता चला तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो फैसला हमारे खिलाफ हो गया। तो अब ऐसा ही मजाक अब उन्होंने फिर दोबारा दोहराया है, हालांकि कोई इबाम नहीं था। और इलेक्शन इसलिए आज 30 अप्रैल को होना लाजिम है, यकीनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से फैसला दिया है उसमें कोई इबाम नहीं रखा। उसमें वफाकी हुकूमत के उन तमाम इदारों को पाबंद किया है। आर्टिकल 220 में इलेक्शन कमीशन के तकाजों पर इलेक्शन कमीशन मसलन लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है कि वो अपना जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स फराहम करेगी, जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री को पाबंद किया गया है कि वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज देगी, डिफेंस मिनिस्ट्री को पाबंद किया गया है कि रेंजर्स या वो जो भी उनको दरकार होगा, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को पाबंद किया गया है कि वो जो भी फाइनेंसेस मतलूब होंगे वो फराहम करने की पाबंद होगी। और ये आर्टिकल 190 में एक और बात बताइएगा कानूनी तौर पे। ऑब्वियसली ये आखिरी दिन तक हम यही ख्याल कर रहे थे, हम तबसरे भी करते थे, इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये हमेशा बात की जाती थी कि शायद वो जानिबदार हैं, वो हुकूमत की पार्टी हैं, PTI ने उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाया। बट अभी जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो सदर साहब को लिख दिया, उनसे मुशावरत हो गई, सदर ने जो है वो तारीख अनाउंस कर दी, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने सर से तो उतार दिया, लेकिन हुकूमती जमात आपके इत्तेहादी PMLN को जो है वो फंसा दिया है कि भाई हमने तो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उसके मुताबिक सब कुछ कर दिया, प्रेसिडेंट से मुशावरत करके तारीख भी आ गई, अब अगर कहीं ना कहीं कोई रुकावट आनी है तो फिर हुकूमत की तरफ से आएगी। नहीं, हुकूमत का तो लेना देना ही कुछ नहीं है इसमें। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेवारी है और हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे और पाबंद है। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने रियासत के ऊपर हुकूमत को रख दिया, रियासत के ऊपर हमने न्यूट्रल्स को कर दिया, रियासत के ऊपर हमने अदलिया को कर दिया। देखिए, रियासत जो है वो प्रेसिडेंस लेती है और रियासत जो है आर्टिकल 7 में डिफाइन कर दी गई है और आर्टिकल 5 में कहा गया है कि वफादारी जो है रियासत के साथ हर एक की होगी और ताबेदारी आइन और कानून की होगी। उसमें हुकूमत का कोई जिक्र नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सो हुकूमत ताबे है और हुकूमत पाबंद है, इसलिए हुकूमत को कोई चॉइस नहीं है। इलेक्शन इंशाअल्लाह 30 अप्रैल को होंगे और कोई रखना इसमें अंदाजी नहीं हो सकेगी, वगरना तौहीन अदालत का इर्तिकाब होगा और आइन के मावरा कोई कदम पीपल्स पार्टी ना तस्लीम करेगी ना उसका ज़ाहिर है, ऑब्वियसली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं ऑन अब्बास साहब ये फरमाइए कि आज खान साहब बहुत सारी बातें की हैं, उस पर आगे जाके बात करेंगे, बट इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शंस अगर एक साथ ही हो जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि पैसे की बचत होगी और हालात बहुत बुरे हैं। सो ऐसे कोई जो आज हम सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से और एक दो और जमातों की तरफ से ऐसी ही तजावीज़ आ रही थी, क्यों कोई सूरत नहीं बन पा रही है कि आप लोग बैठ के इकट्ठे इलेक्शन पे कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ले लें? वज़ीर आज़म खड़े होते हैं, 10 दफ़ा बताते हैं कि भाई मैंने तो 3 दफ़ा उनको खान साहब को इन्वाइट किया है, 4 दफ़ा दावत दी है, 5 दफ़ा बुलाया है, वो आते ही नहीं है। पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारक दूं कि हमारी जेल बंद तहरीक जो है ना वो खत्म हो चुकी है और आज लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हमारे तमाम जितने भी वर्कर्स थे जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी थी, आज वो जेल से बाहर है। मैं इस वक्त राजनपुर बैठा हूँ, असद उमर साहब अभी थोड़ी देर में जेल से निकलने वाले, उनको रिसीव करने के लिए। तो आज हमारी PTI के कारकुनों के लिए, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ा दिन है। दूसरी बात, जो इलेक्शन की बात आपने की, व्यू देखिए, मैं तो हैरान हूँ वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। सबसे पहले उसने कहा मैं आइन को नहीं मांगता कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे, फिर उसने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, उसने सदर पाकिस्तान ने जो पहला ऑर्डर किया था
उस पर मुलाकात से जाने की इनकार कर दिया, और जब सदर पाकिस्तान ने जो डेट की थी उसको मानने से इनकार कर दिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन था, मैं सोच रहा था कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की क्या सूरत हाल होगी, यानी कि वो क्या बहाना सोच रहा हो कि ये ना कहे कि मैं बच्चों के साथ उम्रे पे जा रहा हूं इसलिए इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। मतलब इस किस्म का भौंडा मजाक शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा हो कि एक सरकारी इदारा जो कि आइन के ताबे है वो अचानक मनमानी पे आ जाए और शुक्र पे मुहार हो जाए। सो आज उसकी पोजीशन तो बड़ी ऑकवर्ड थी। जहां तक आप हमारी बात करें तो खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूं। मैं मुल्क में इस वक्त किसी भी इदारे, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस जो समझती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सर्टेनिटी चाहिए, उसके लिए कहीं हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े डेट के हवाले से। जो आईनी डेट बनती थी बाय द वे वो 9 अप्रैल बनती थी। आप अगर पंजाब असेंबली की डेट उठा के देख लें, अगर 11 जनवरी को असेंबली तय हुई है तो 9 अप्रैल बनती थी। आज इलेक्शन कमीशन या सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल, हम राजी हो गए। हम इसलिए में राजी थे कि अगर इस वक्त जो एक इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पे जो यहाँ पे हुकूमत कर रही है, जिसकी नाअहली का सारा बट ऑन अब्बास साहब, आप कह रहे हैं, खान साहब कहते हैं डायलॉग करने को तैयार हैं, बट वो डायलॉग करने के लिए किससे तैयार हैं? क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस का तो वो नाम नहीं लेते हैं। आज भी वो यही कह रहे थे कि मैं आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं, लेकिन अब कोई मेरे से बात ही नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं। वो एक गिला कर रहे थे एक तरीके से कि आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। देखिए, सदर पाकिस्तान एक आईनी एक ओहदा है, और यकीनन खान साहब ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को यह पहले इख्तियार दिया था कि आप एंगेज करें, और वो एंगेज करते रहे। इसहाक डार से उनकी 3 मुलाकातें हुई, उसके बाद मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ से शायद उनकी मुलाकात हुई, और उसमें बात चलती रही कि देखें इस वक्त पंजाब असेंबली और केपी के इंतखाब होने ही होने, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुल्क इसका मुतमल नहीं हो सकता अलग इलेक्शन का या फाइनेंशियल बर्डन है, तो हम फोरगो कर देते, हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप एक डेट दे लें, वो बरहा 30 अप्रैल हो जाती, वो 10 मई हो जाती, वो 20 मई हो जाती, कोई भी डेट हो सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ये जो भी याद रखिएगा, ये जो लोग हुकूमत में बैठे हैं ये पाकिस्तान की खिदमत भी अपनी जेबें भरने के लिए आए, तो हर दिन काउंट करता है। आपको पता है रिजीम चेंज का सबसे बड़ा मोटिव तो नैब था। नैब की अमेंडमेंट के बाद जितना इन्होंने चोरी के पैसा माफ कराया, उसी तरह हर दिन इनकी रोजी रोटी में ऐड हो रहा है। वो कैसे फोरगो करेंगे 6 महीने की कमाई? वेरी फ्रैंकली पाकिस्तान में जिस वक्त इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट तो गरीब अवाम पे आया। जिसकी दौलत बाहर पड़ी हो, जिसके डॉलर्स बाहर, वो तो अमीर हो गया। अच्छा, अगर आप 25 करोड़ का एवन फील्ड था, इस पे आते हैं, पहले जरा इजाजत दीजिएगा, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका इस पे तज्जिया चाहूंगी। सदर साहब ने तारीख का ऐलान कर दिया पंजाब में, तो पंजाब में इंतखाबात वाकई फिर 30 अप्रैल को हो रहे हैं, या जो वजीर खजाना बता रहे हैं मौजू नहीं है वक्त, वो अब जाहिर जनरल इलेक्शंस का भी कह सकते हैं 3-4 महीने आगे पीछे करने की बात की थी, या कोई ऐसी सूरत आपको नजर आती है कि पूरे मुल्क में एक साथ ही इलेक्शंस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, एक तो अब राइटिंग ऑन दी वॉल है कि ये जहां मर्जी भाग जाए। पहले हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का हर रास्ता अपनाया, आईनी या गैर आईनी, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। ये मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब तशरीफ फरमा है, एतजाज़ एहसन साहब, सब लोग कह रहे थे कि आइन में 90 रोज़ में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की पाबंद है। बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान इतने मैच्योर पुरानी सियासतदान हैं, लेकिन इसका फैसला पहले हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और उस पर भी जो तशरीह नाकाबिले बयान मज़ाक़ा हेज लॉ मिनिस्टर जो खुद एक काबिल एहतराम वकील है, 4-3 का फैसला। ओ अल्लाह के बंदो, ये कैसे है? इनका तो वो साहब है, एक बंदा फेल हो जाता है, वो मैट्रिक में जाता है तो 3rd डिवीजन लेता है, बड़ी मुश्किल से उसको दाखिला मिलता है। वो इंटर में जाता है, उसका फिर 3rd डिवीजन हो जाती है। वो कहते हैं अब हमें आप अगली क्लास में नहीं ले जाना। वो कहता नहीं, मेरी 3rd डिवीजन की जो मैट्रिक को लेना वो भी नंबर अकाउंट करो, तो मेरे दोनों नंबर 3rd डिवीजन इंटर और मैट्रिक वाली डाल के मुझे फर्स्ट क्लास दो। वो तो मुझे उनकी ऐसी तशरीह समझ आई थी, भाई सुप्रीम कोर्ट का सामने मेरे पड़ा हुआ फैसला, 5 जज साहबान ने केस सुना, तमाम वकला ने उनके सामने आर्गूमेंट किए। याद रख लें कि आइन से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो इमरान खां हो, आसफ जरदारी हो, शहबाज साहब हो। अब इलेक्शन कराने के अलावा कोई नहीं। दूसरी बात, मेरा ख्याल है पीडीएम भी टूट फूट का शिकार है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का कल एक आला स्तरी इजलास हुआ है, उन्होंने कहा कि हमें पीडीएम की वजह से बहुत डैमेज हुए हैं, पीपल्स पार्टी हमसे सीटें मांग रही है और हमने एक सीट नहीं देनी।
अगर शहबाज शरीफ साहब इसकी तरदीद करेंगे तो मैं उन शुरका की भी बता दूंगा। तो अब तो ये खुद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि ये एक इत्तेहाद था इमरान खान के खिलाफ। अब अगर जाते हैं, ये देखें 2 सूबों में कराते हैं, तो नुकसान मेरा ख्याल है पीडीएम का रहेगा। बादिउल नजर में जितने सर्वे आए हैं कि पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ आगे है, 5 साल के लिए 2 सूबों में इनकी हुकूमत हो जाएगी। और मैं अब भी, मेरी राय है, ये नहीं कि खोसा साहब सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी सिंध की हद तक, तो नून लीग के पल्ले क्या रहेगा? जो इनका वोट बैंक था पंजाब में, वो तो पिछले 10 महीनों में इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां कर करके उसको जमीन बोझ कर दिया है। जो मरियम नवाज साहिबा फरमाती थी कि हमारी टिकट बिकती है, अब उनकी टिकट में खुद नहीं बैठता कोई। अब तो मुझे बताए ना, जब से वो तशरीफ फरमा है, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनी, एक जलसा नहीं कर सकी। या तो आते, अगर पंजाब में इनकी बहुत वर्थ थी, कहते हम नो पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, एक जलसा नहीं कर सकी, वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं। अच्छा, तो पीडीएम के लिए बेहतर है सरकारी खजाने पे भी बोझ ना पड़े, सियासतदान आपस में मिल के बैठे। और 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, 1-2 यानी इकट्ठे जो आज सही, जो आज यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो मैंने सुना है वो यही है, विफाक का तो नहीं खैर, लेकिन बाकी दोनों असम्बलियों को भी इसी के साथ तहलील करने की बात की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध भी कर दें, और फिर सिंध में हमारी हुकूमत भी है और हमें लगता है कि वहाँ हम जीतने की बेहतर पोजीशन में। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खोसा साहब, ये बताइएगा, ये जो इकट्ठे इलेक्शंस मुल्क में कराने की बात है, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये तजवीज़ आई, आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा कार है बजाय इसके कि 2 सूबों के अंदर मुंतखब हुकूमत आए, फिर विफाक में और दीगर सूबों में अलग हो, फिर बाद में केयर टेकर सेटअप क्या आएगा, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप क्या बनेगा, सब हौच पौच होगा? या नहीं, आप कहते हैं कि ठीक है बाकी ममालिक में भी होता है तो यहाँ भी हो जाए, कौन सी बड़ी बात है, बट उससे फिर ये होगा कि फिर उसके बाद पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, पहले किसी की मुद्दत 5 साल की पूरी हो रही होगी और बाद में बाकी असम्बलियों की? देखें सादिया, ये तो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी और होती, और अब भी अगर मुमकिन है तो ये बिल्कुल होना चाहिए। देखें, जब तक आपका पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, जब तक आप मिलकर बैठकर अपने फैसले जो हैं पार्लियामान के अंदर नहीं तय करेंगे, और एक ही वक्त में इलेक्शन इसलिए होना भी लाजिम है, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि आप देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस आपका जा रहा है, आप मुतहम्मिल नहीं है कि अभी 60 अरब रुपया मांगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 60 अरब आप इन 361 सीटों पर लगाए जो आधे से ज्यादा मुल्क की पर मुहित है, तो 2/3 बल्कि। इसका मतलब ये हुआ कि फिर 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप फिर एक 100 अरब आप दोबारा लगाए, तो क्या आपका मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि बेयकीनी की कैफियत ये मुतवातिर और मुसलसल रहेगी। यानी आप अक्टूबर में या सितंबर में अगला इलेक्शन करवाते हैं तो अक्टूबर सितंबर तक मुसलसल बेयकीनी की कैफियत रहेगी, जो रियासत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तीसरी बात ये है कि फिर ये मुस्तकिल तौर पर अगर पंजाब आपके किसी और हुकूमत होगी, KPK में किसी और की हुकूमत होगी, तो फिर वफाक में जब आप इलेक्शंस करवाएंगे तो क्या न्यूट्रल केयर सेटअप वाकई ही न्यूट्रल होगा, या वो 24 किलोमीटर की हद तक ही न्यूट्रल सिर्फ मुतज़बर होगा? क्योंकि सूबे बहुत ज्यादा पावरफुल है। 18वीं तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सूबा यकीनन असरअंदाज होगा जो बाकी इलेक्शन होंगे। तो फिर अगर हमने धांधली करनी है और हारने वाले ने फिर चीखना है और जीतने वाले ने फिर जो है अपना मुसल्लत करने की कोशिश करनी है, तो आप अंदाजा कीजिएगा कि खुदा दाद पाकिस्तान धरती माँ को कितना नुकसान होगा।
तो इसलिए बेहतर, तो सबसे बेहतर आइडियल सिचुएशन यही है। देखिए 12 अगस्त को, ये 12 अगस्त को 5 साल होने इनके मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो क्या 12 अगस्त में अगर करवा लें, 12 अगस्त मुकम्मल ही अगर करवाने या आगे पीछे कर लें 2-3 महीने, कोई क़यामत नहीं आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़े एक फसाद से ये मुल्क जो है निकलेगा। सो सियासतदानों को चाहिए कि ये अपनी अच्छा, उसमें ऑब्वियसली जो आपको रीजनिंग आपको सुनने को मिलती है वो ये है कि देखिए जी केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, आईएमएफ के साथ हमारे बातचीत चल रही है, वो फिर केयर टेकर सेटअप के साथ डील नहीं करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे बजट जो है वो प्रेजेंट होना है, वो केयर टेकर सेटअप नहीं करेगा। इस किस्म की तौजीहात जो हैं वो पेश की जाती हैं। लेकिन आपने जो भी बात किया अब्बास साहब, जो खोसा साहब कह रहे थे कि जी 60 अरब मांगे इलेक्शन कमीशन ने, आज आपने भी सुना होगा वजीर खजाना को, उन्होंने बस मैंने जैसे इंट्रो में कहा ना, बददुआएं देने के अलावा आज सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोला है। बट मुझे बताइए कि ये अगर आज उन्होंने दोबारा कहा है कि 3-4 महीने आगे पीछे हो सकते हैं और ये मुनासिब वक्त ही नहीं है इलेक्शंस का, और ये पैसे देते ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को, फंड्स नहीं जाते हैं, तो फिर अच्छा सर, भी वैसे आपस की बात जाके कह दें अदालत में भी कि जी पैसे ही नहीं है, कहां से दे दें। मैंने वैसे जिंदगी में इस तरह का ढीठ फाइनेंस मिनिस्टर आज तक नहीं देखा। एक गवर्नमेंट आती है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर आता है, वो अपनी पॉलिसीज देता है, उस पर कुछ कामयाब होती है, कुछ फेल होती है, एट द एंड वो अपने आप को वैल्यूएट करके बताता है कि ये मेरी कामयाबी है। मैं हैरान हूँ इस गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर पे, उसके पास अपनी कोई कामयाबी बताने को एक भी ऐसा एलिमेंट ही बताए जो मैंने किया हो। और आज डॉलर 290 और 285 पे टच कर रहा था, फिर वो मुंह बना के बैठे कि जी मैं किस बात पे इस्तीफा दूं। भट्टी साहब, यही सवाल आपके आगे, आपने भी सुना होगा ये जो डार साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जी किस चीज पे इस्तीफा दे दूं मैं, मुझसे क्यों इस्तीफा मांगते हैं, जो करके गए हैं वो जवाब दें। और बड़ी अजीब सी बात थी, सबसे ज्यादा मज़हका खेज बात तो ये थी कि वो 2013 अपने दौर का कंपैरिजन कर रहे थे, आज जो किया है आपने आने के बाद वो तो बताया ही नहीं। देखें सादिया, मैं आपको एक जंग अखबार की एक भेजूंगा 91 की, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, शायद कुछ 1-2 वक्त है, तो नवाज शरीफ ने साहब ने उस वक्त एक बयान दिया था कि मुझे 1 साल के लिए हुकूमत मिल जाए तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। आज उनकी मोहतरम इसहाक डार साहब की तकरीर ऐसे लग रहा था कि पिछले ना मर्दे फौजा साड़ियाँ होंगी। आप तो आइंस्टाइन बने हुए थे, आप तो लंदन में बैठ के कहते थे मैं जाऊंगा तो पाकिस्तान में जादू का छड़ी हिलाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिफ्ता इसमें नहल है, नालायक है। आप तो कह रहे थे डॉलर की एक्चुअल कीमत 170 और 180 से है, मैं ये खेल बंद कर दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। तबाह हाँ कर दिया आपने। 178 से 285 और 310 पे ब्लैक पे मिल रहा है। IMF से आप नेगोशिएट, आई डोंट केयर व्हाट इज दिस। आप फिनांस मिनिस्टर है, आप कोई मोहल्ले की जंग नहीं लड़ रहे। आप अब कह रहे हैं कि रिजाइन नहीं दूंगा। आपने खुद ना सिर्फ PDM का नुकसान किया बल्कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जितना इन 10 महीने में गिराया गया है, शायद इन्हें इलेक्शन में अंदाजा हो। अब मरियम नवाज साहबा तो इसहाक डार को डिफेंड करने आ जाती है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं अगर वक्त पर 3 नवंबर को ये एग्रीमेंट हो जाता तो पाकिस्तान इस माशी तबाही के दहाने ना पहुंचता। अब मुझे बताएं, 3 माह पहले अगर इलेक्शन हो जाए, 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2 दफा नून लीग की गई, पहले भी इलेक्शन हुए हैं। ओ भाई मुल्क का सोचो, इस वक्त जो माशी तबाही के किनारे आप मुल्क को ले आए हो, ये बात इससे ज्यादा तबाही अच्छा। और उस पे जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी ना, उसमें एक और चीज भी ऐड कर लीजिए डार साहब, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई आप पर एतमाद करने के लिए एतबार नहीं है। यहाँ तक के खुद जो बार-बार बात करते हैं ना कि देखिए जी इस मुल्क के बारे में अस्तगफिरुल्लाह ये बड़ी गलत बातें करते हैं कि मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है, इस मुल्क को अल्लाह कुछ नहीं होने देगा, अल्लाह कुछ नहीं होने देगा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी चीजों का तो जवाब नहीं देते हैं। नाम पर पाकिस्तान बना था ना, जी मुकम्मल कीजिए भट्टी साहब। उसमें से बांग्लादेश अलग हो चुका है। उस पाकिस्तान में इनके वालिद साहब का बड़ा अच्छा बिजनेस था, इसहाक डार साहब का। अब वो खरबों के मालिक है। खोसा साहब हंस रहे हैं, उनके बेटे ने माशाल्लाह 7 अरब की एक मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी ली है। खुदा का वास्ता, इस मुल्क ने जब भी 3 दफा तुम इक़्तिदार में रहे हो, बार बार तुम्हारे ही असासे बड़े हैं, मुल्क मकरूज हुआ है। भाई 3 दफा तो आप वजीर खजाना रह चुके हो, वो अवाम को अवाम कंगाल हो गई है, आप वजीर खजाना के खजाना ही हो। अवाम का भी तो हाल जाके पूछो ना कि आपकी प्रॉपर्टी तो दुबई,
कतर, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका हो गई है। कभी अवाम से पूछो ना, 55 रुपए वाला आटा 160 रुपए में नहीं मिल रहा। तो आप अजीब है आके एक दूसरे को गालियां देना। डॉलर आप कहां से कहां ले गए, पेट्रोल कहां से कहां ले गए। बिल्कुल सही है, ज़ाहिर है वो पहले मिस्टर इस्माइल को हटाया गया, इनके बड़े चर्चे थे, ये आए हैं तो देख लिया। लेकिन इसमें एक और चीज भी है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, बट ऐसा लगता नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर खुद को इस वक्त समझ रहे हैं। अगर जाहिर है ये तमाम चीज़ें कि किसको लाना है, किसको निकालना है, किसको रखना है, अगर लंदन में आप देख रहे होंगे तो फिर यही होगा, आपकी अपनी क़यादत में इस तरीके से फूट अगर पड़ना शुरू हो जाए। और अब्बास साहब आप मुकम्मल कीजिए, आपसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था। सारी आवाज आ रही थी? जी 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 अभी आ रही है। माफ कीजिए, एक तो मैं राजनपुर में हूँ, इसलिए शायद आवाज कट रही है। मेरा से बड़ा सिंपल सा पॉइंट ये था कि अगर इस वक्त का फाइनेंस मिनिस्टर अपनी वर्दीनेस प्रूव नहीं कर सका और मुल्क के अवाम को इतनी तकलीफ में लेके चला गया, तो इस ढीठ पुणे को थोड़ा सा समझना चाहिए कि यार तुम्हारे इस स्टबर्न अप्रोच की वजह से लोग एट लॉस है। यकीन जानिए, मैंने जैसे पहले कहा, इन्होंने ना सिर्फ नैप के जरिए अपनी कमाइयां बताई, बल्कि इस वक्त अगर इनका फ्लैट 20 करोड़ का इस वक्त लंदन अमेरिका में था, वो पाकिस्तानी रुपयों में 40 करोड़ का हो चुका है, क्योंकि रुपए की जितनी ज्यादा डिवैल्यूएशन होगी ये तो अमीर होते जाएंगे। और एक चीज मैं और दरखास्त कर दूं, मेरे सीनियर हैं खोसा साहब, यानी उन्होंने फरमाया कि न्यूट्रल सेटअप जो है ना उस वक्त शायद मौजूद ना हो। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वक्त पंजाब में जो सेटअप है क्या वो न्यूट्रल है? हमने जिस न्यूट्रल सेटअप के नीचे राजनपुर में बाई इलेक्शन लड़ा है, दीदी यकीन जानिए 5 मुरब्बे पे खड़ी फसलों पे रूटावेटर चलाया गया, लोगों के घरों को आग लगाई गई, लोगों को घरों से उठा के कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खां में उठा के उनसे कहा गया यहाँ दस्तखत करो कि तुम वोट नून लीग को दोगे। अगर इस न्यूट्रल सेटअप में इमरान खान जीत सकता है तो हजूर, अगर पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट बन गई तो आप भी, अगर अवाम ने आपको वोट दिया तो आप भी जीत जाएंगे। लेकिन जहाँ कानून कहता है वहां पे हम स्टबर्न नहीं है। मैंने पहले कहा कि अगस्त की अगर डेट बनती है तो हम आज भी बात करने को चाह रहे हैं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन न करवाएं, आप मई की कोई डेट दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी अगस्त में दोनों करा लें, ऐसा नहीं होगा। अवाम आपका और इंतजार नहीं कर सकेगी। इट इज टू टेरेबल। और यकीन जानिए हर एक दिन इनका इस हुकूमत में रहना अवाम की जिंदगी महाल कर रहा है, और बददुआओं के जो हाल है मैं बता नहीं सकता। ये जो वर्कर कन्वेंशन की बार बार कर रहे हैं, यकीन करें आप उस पे तो मेरा नहीं ख्याल, हम 4 लोग बैठे हैं, इस पे किसी को भी इख्तलाफ होगा कि इस वक्त बहुत बुरी हालत है, अवाम पिस रही है हर तरीके से। हुकूमत की नाअहली का जो एक तरीके से बोझ आता है वो अवाम पे आता है, इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। Having said that, खोसा साहब, आज अगर आपकी जमात आती है, PMLN आती है, PDM की कोई और जमात आती है, या फॉर दैट मैटर PTI वापस आती है, क्या इतनी तबाही जिसका आप सब लोग हर रोज जिक्र कर रहे होते हैं, किसी एक सियासी जमात के पास उसका हल है? सादिया, बिल्कुल नहीं है, यकीन करें बिल्कुल नहीं है। और बदकिस्मत होगी वो हुकूमत जो सोलो फ्लाइट के ऊपर 2023 में आएगी, चाहे वो अगस्त में आए या उसके बाद सितंबर में आए या अक्टूबर में आए। ये देखें, आपको मिसाके मईशत करना पड़ेगा, उसको ओनरशिप आप सबको लेना पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान की अवाम ओनरशिप नहीं, अवाम देखें रियासत क्या है, रियासत अवाम है। रियासत अगर आप आर्टिकल 7 में देखें तो अवाम ही के नुमाइंदों से मुतरश्शे होने वाले जो ऐवान हैं, यानी इलेक्टेड बॉडीज है, वही रियासत है। तो आपको ओनरशिप लेना पड़ेगी। खुदारा मैं और अब्बास साहब से भी अर्ज करूंगा कि मोहतरम इमरान खान साहब भी पार्लियामान को बेतौकीर न करें। ये आज भी मोहतरम इमरान खान साहब कह रहे थे शायद फौज मुझसे नाराज है या आर्मी चीफ मुझसे, बार बार भाई क्यों देखते हो? मैंने अब्बास साहब से पूछा था, लेकिन अब वो भी थोड़ा पक्के सियासतदान होते जा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने भी बड़ा अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट किया, वो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। आप फिर कहते हैं उन्हीं की तरफ देखते हैं, फिर आप उन्हीं की नाराजगी कहते हैं शायद वो हो गए, फिर आप कहते हैं शायद वो मुझे समझते हैं कि मैं वो उनका दुश्मन। अरे भाई खुदा का खौफ करो, रियासत की तारीफ में न्यूट्रल्स का कोई ताल्लुक नहीं है।
किसी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है, किसी अदलिया का ताल्लुक नहीं है। रियासत है ऐवान मुंतखब, ऐवान रियासत है। हक़ हकमियत हुक्मरानी जो है, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उसने मुंज़बित कर दिया था आर्टिकल 7, यानी आइन में मुंज़बित कर दिया था कि ये रियासत है और इसी को हक है हुक्मरानी करने का, और इसी की वफादारी और ताबेदारी आर्टिकल 5 में वाजिब और लाजिम कर दी गई अवाम पर। फिर क्यों हम किसी और की तरफ देखते हैं? फिर हम क्यों नहीं अपने मामलात को खुद तय करते आपस में मिल बैठकर? अगर देखें, हमने गाली गलौची की सियासत करनी है, एक दूसरे को धत्कारना है, एक दूसरे को करना है, एक दूसरे के साथ मुतहारिब होना है, किसी ने ओनरशिप नहीं लेनी है, तो फिर धरती माँ तो इसी तरह बेचारी रुल गई, अवाम रुल जाएगी। तो इसलिए आपकी बात का बिल्कुल सही है। हर सियासी जमात को अगर यही कंसर्न उनका सबसे पहला ये होगा कि जी इदारों की आशीर्वाद हमारे साथ किस तरीके से आए, तो फिर यही हाल होगा। भट्टी साहब बड़ा मुस्कुरा भी रहे थे आपकी बात पे। भट्टी साहब, ये फिर आपस में सियासतदान अगर यही करते रहेंगे, इदारों की तरफ देखते रहेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? खान साहब जो हैं वो इनके साथ बैठ नहीं रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने आर्मी चीफ से, मैं तो, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, वो शायद दुश्मन समझते हैं, मैं तो बात करना चाहता हूँ, मेरे से कोई बात ही ना करे तो मैं क्या करूँ। वो साबिक एक आर्मी चीफ थे जिनके बारे में वो कहते थे कि उन्होंने सब कुछ किया उनकी हुकूमत के लिए, आज कह रहे थे उनको कोर्ट मार्शल कर दो बेहतर करने के लिए। नहीं, अब जो इस माशी तबाही के दहाने पे आज हम खड़े हैं, इससे बहुत वक्त लगेगा मुल्क को माशी तरह। मुझे खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खतरा के डिफॉल्ट हो जाए। मैं हंस इसलिए रहा था, खोसा साहब क्या अदारों की इंटरफेरेंस बंद हो गई है? नहीं, अभी पंजाब असम्बली तहलील नहीं हुई थी, कुछ लोग लाहौर में आ गए थे। एक ब्यूरो कोर्ट को लेकर कौन गया था कौन नहीं गया था, बदकिस्मती है। अब सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। 15 साल हो गया मुसलसल, कभी हमने ज़ियाउल हक को बर्दाश्त किया, कभी मुशर्रफ को किया। खुदारा अब 3 मुसलसल टन्योर है, अब तो एक टेबल पे बैठ जाओ, इख्तलाफ करो, लेकिन मुल्क की सलामती पर तो एक हो जाओ, रियासत पर तो एक हो जाओ। फिर जो इलेक्शन जीतेगा, जीतने वाले को हार पहनाए, हारने वाला वो उसको गले लगाए, अगले साल फिर करे फेस्टिवल इलेक्शन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी जो ये इख्तलाफ राय ज़ाती दुश्मनियों में बदल चुकी है, और बदकिस्मती है ये मुल्क के लिए और सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए, तीनों के लिए बेहतर नहीं है। ये मेरी राय है। ओम साहब मुझे मार्जिन दे देंगे, छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और अब्बास साहब ये बात तो दुरुस्त कर रहे हैं। ऑब्वियसली भट्टी साहब भी जो कह रहे हैं और खोसा साहब भी कह रहे हैं कि अगर ये सियासी जमातें आपस में ही ऐसे करती रहीं और इदारों की तरफ ही हर कोई देखता रहा, और इदारों में सिर्फ फौज नहीं है, ऑब्वियसली कोर्ट्स की तरफ भी इसी तरीके से सब लोग माजी में भी चाहते रहे हैं। अभी भी इल्ज़ाम लगता है कि जी वाकई डिवाइड वहाँ पे भी आ गई है। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इदारों की तकसीम। आई थिंक सबक तो हमसे पहले वाले भी सीख चुके हैं और हम भी सबक सीख चुके, तो इस हमाम में से सारे गुजर चुके हैं एंड प्रोबब्ली लर्न द हार्ड वे। सब ने मतलब मुश्किल तरीके से सबक सीखा है। लेकिन हकीकत है कि जब कोई हुकूमत से बाहर बैठा होता है और जो हुकूमत के अंदर होता है, तो उस वक्त उसको ये सच्चाई नजर नहीं आ रही होती। इस वक्त शायद ही हमें हकीकत नजर आ रही है, लेकिन जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनकी आंखों पे कपड़ा चढ़ चुका है। कल को अगर आपकी हुकूमत बनती है तो आपको भी नहीं नजर आएगी फिर दोबारा। नहीं, अभी आप कह रहे हैं दैट यू हैव लर्नड द हार्ड वे, बट अगर हुकूमत बन जाती है तो फिर यही होगा। हमने तो जिंदगी में पहली दफा हुकूमत बनाई और वी लर्न द हार्ड वे। ये तो 3 दफा सबक सीख चुके थे, इनको फिर अकल करनी चाहिए थी ना। हम तो आपके बाद जाके थोड़े द पॉइंट रिमेन्स, अभी टाइम है। अब इस वक्त अगर हमें ऑपोजिशन में हकीकत नजर आ रही है तो हुकूमत में इन नजर आ जाए तो बेहतर है सबके लिए। हम बैठने को तैयार है। मैंने आपको कहा आरिफ अलवी साहब इसहाक डार के साथ 3 मुलाकातें कर चुके हैं, उसमें ये डिस्कशन हो चुकी है। तो फाइन लाइन को मिड लाइन ले लेते हैं, किसी में बात तैयार हो सकती है। लेकिन क्योंकि जो हुकूमत में बैठा है उसको ये नजर आ रहा है कि सारी मुक्तदर ताकतें भी हमारे साथ है, हुकूमत भी हमारे साथ है, रोजी रोटी भी चल रही है, वसाइल भी हैं, 6 महीने मजे भी कर लेंगे, घूम फिर भी लेंगे, इसलिए वो शायद आंखें वो बिल्कुल बंद कर लेगा। हम तो बिल्कुल जो नजर आ रहे हैं, हम तो अपने लीडर की जान कुर्बान कर देंगे बच्चे। इससे ज्यादा तो हम कोई नहीं, इस हकीकत के पहलू में हम तो वी लॉस्ट एवरीथिंग।
लेकिन जो असल जिसने देखना है वो खोसा साहब और इनकी जमात और इनके हुकूमत बैठे इन लोगों ने देखना है। एंड लेट्स से हम इनकी बात नहीं कर रहे। अब ये खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मैं फौज के साथ उस पर बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं हर किसी के साथ बैठ करने को तैयार हूँ, चाहे वो पीडीएम गवर्नमेंट क्यों ना हो। लेकिन अगर वो समझते हैं, आप इनकी स्टेटमेंट उठा के देख ले, आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट देख ले कि तुमसे बात तब होगी जब पलड़ा बराबर होगा, जब नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा तब इलेक्शन होगा। यानी कि वो डिक्टेशन के उस लेवल पे चली गई है, या किसी ने उसको इतनी छोटी दे रही है कि तुम जो दिल में आए करो। मैं इलेक्शन नहीं होने देती, मैं आइन को नहीं मानती, तुम्हें सब प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये अकल के आंग जो है ना, वो नाखून इन्होंने लेने। ये जो स्टबन अप्रोच है, बट आज इसी कॉन्टेक्स्ट में, कोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में और इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में वो फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो का जिक्र कर रही थी, और वो ट्रक भी उठा के उन्होंने दिखाया। वैसे वो मजाकन बात भी कर रही थी और ये भी कह रही थी कि ये ट्रक सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा करने की बात करते हैं तो हम पता नहीं क्या चारों पहियों से उनके हवा निकाल देंगे और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें होती रही। लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से आते हैं, फिर हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक चंद चीज़ें थीं जिस पर उन्होंने काम किया, ओवरसीज़ वोटिंग वाला मामला हो या फिर ईवीएम का मामला हो, जिसमें वो समझते थे कि ये होगा तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। बाकी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ पीडीएम की जमातें, उनको लगता है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हो, कुछ और चीज़ें हों तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे। हमारे मुल्क में, इस सोसाइटी के अंदर जब इस कदर पोलराइजेशन है, इनटॉलरेंस है, टू एन एक्सटेंट ऑफ हेट्रेड एंड डिसग्रेस, कभी भी कैसे भी जिस भी हाल में इलेक्शंस होते हैं, मुझे बताएं कि हारने वाली जमातों का रिएक्शन क्या होगा? क्या नताइज कबूल कर लिए जाएंगे या फिर मुल्क को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो और धकेला जाएगा, सड़कों पर आकर जो हार जाएगा? सादिया, आपकी सवाल में ही जवाब है। बदकिस्मती है जब कोई भी शख्स, सियासतदानी में सरकारी अफसर, सहाफ़ी भी, मुल्क से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दे तो तबाही होती है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। कोई एक इलेक्शन बताएं जो हुआ हो, हारने वाले को उसने तस्लीम किया हो, लेकिन आप फिर कहते हो सिर्फ ठप्पा सिस्टम के तहत ही इलेक्शन कराना है। भाई, ईवीएम पे अगर कोई प्रॉब्लम है, तमाम सियासतदान जाए, अपने आईटी के एक्सपर्ट ले जाएं, अपने आईनी एक्सपर्ट ले जाएं, वो एक कोशिश तो नेक नियत होकर करो कि शफाफ इलेक्शन कराएं। जिस इलेक्शन पे खुद दोनों बड़ी सियासी जमातें पिछले 30 सालों से हारने वाला जीतने वाले पर धांधली का इल्जाम लगा रहा है और अब भी जिद है कि उसी निजाम के तहत करानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने जो कहा है, भाई अगर आप समझते हैं इसमें ये खामी है जी, आप दुनिया से आईटी के एक्सपर्ट मंगा लें और उससे शफाफ करें। अगर 5 करोड़ मोबाइल फोन एक थंब पे निकल सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता? आपका बैंक अकाउंट उससे बनता है, आपका नादरा का रिकॉर्ड है, लेकिन आपकी विल चाहिए। लेकिन बताऊं, सियासतदानों से ज्यादा कुछ और लोग भी नहीं चाहते ये शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी पावर खत्म हो जाएगी। इसको जिताना है, इसको हराना है। अब खोसा साहब दिल में मुस्कुरा रहे हैं, ये कुछ और भी लोग चाहते हैं ना हो, क्योंकि उनकी पता नहीं है वो अजारादारी खत्म हो जाएगी। पूछ लेती हूं, अगर आपको लगता है दिल में मुस्कुरा रहे हैं, आप बड़ा 18 के इलेक्शन को उन्होंने धांधली का, आसफ अली जरदारी साहब ने 13 को इलेक्शन को कहा आरओ के इलेक्शन है, तो अब सारी जमातें बैठे और अगर उसमें कोई खामी है ईवीएम में, उसमें बेहतरी लाए ताकि अगले इलेक्शन तो शफाफ हो। नई जनरेशन को तो कोई अच्छा पैगाम दे दो यार। धांधली और करप्शन में कह के हमारे बाल तो अब काले नहीं मिलते। चले खोसा साहब, देखे जादिया, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ईवीएम, हम देखे, मैं वकील हूं, हमारे इलेक्शंस जो है ईवीएम पे होते हैं, आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है, साथ ही पोलिंग खत्म होती है, साथ ही रिजल्ट आ जाता है, इसलिए कि ईवीएम साथ ही साथ काउंटिंग भी कर रहा होता है। तो वो परफेक्ट सिस्टम है, बशर्ते कि उसकी जो है शफाफियत को इंश्योर कर लिया जाए। और हमारे यहाँ अगर बैटरी लगा दें, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा बदकिस्मती से हर जगह एक तो लोड शेडिंग है और फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम भी हमारा कोई इतना परफेक्शनिस्ट नहीं है।
लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि इसके अखराजात, खर्चा कितना मांगा था इलेक्शन कमीशन ने, आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन के 35 उस पे तहफुजात थे, 35 पंक्चर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके तहफुजात थे। उनको बैठकर बाबा दूर करो ना, पार्लियामान में बैठो ना। पार्लियामान को तो बेतौकीर कर दिया है मोहतरम इमरान खान साहब। 1 साल से तो पार्लियामान को धुतकार के जाने को तैयार नहीं है। जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, इस्तीफे देते हैं। ये देखें, ये एटीट्यूड अगर हमारा होगा, मैं सभी का कह रहा हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल बेतौकीर कर दिया ना पार्लियामान को। अगर हमने मुक्तदर हलकों ही को देखना है, या अपनी दाढ़ी कभी हम उनको देते हैं न्यूट्रल्स को, कभी हम अदालत के पीछे चुपते हैं, हम अपने मामलात क्यों नहीं ठीक कर सकते पार्लियामान में? देखें सादिया, कानून साजी पार्लियामान में होनी है, ना न्यूट्रल्स ने करनी है, ना अदलिया ने करनी है। हमें ओनरशिप लेना पड़ेगी, हमें अपना दिल गुर्दा बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपने आप से जात से निकलना पड़ेगा। भट्टी साहब की बात मुझे, खोसा साहब दिल बड़ा हो गया तो बाईपास कराना पड़ेगा। देखे भट्टी साहब, आपको ओनरशिप लेना पड़ेगी, आपको ओनरशिप लेना पड़ेगी, इसलिए ओनरशिप लो यार। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहा ना कि ऑब्वियसली कानून साज इदारा तो आपका पार्लियामान है, जो मुंतखब लोग आके बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं। बट ये खान साहब की बात हो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि ये लोग जो है पार्लियामान पे डिसाइड ही कुछ नहीं कर पाए हैं। वो शुरू में भी जब खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त भी कि जी मैं हर बुध को आऊँगा, वक्फा सवालात होगा, मैं सवालों के जवाब दूंगा, उसके बाद खान साहब नहीं आए। पीटीआई हो या अभी आप लोगों पे जो इल्ज़ाम है कि जी आपने ईवीएम वाले ख़त्म कर दिया, आपने नैब तरमीम जो हैं वो लेकर आ गए, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई, वो क्या है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टाइम पे भी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि कहीं पर कोई अपोजिशन नहीं थी, वॉकआउट कर जाती थी। 50-50, 60-60 बिल, जो जिसको सूट करता है, जो जिसके इक़्तिदार को तूल देने में मदद फराहम करता है, वो बिल जो है धड़ाधड़ पास हो रहे होते हैं। अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही होती। सादिया क्यों नहीं बैठती? पीटीआई इतनी मजबूत, देखें ऑपोजिशन के बगैर मुकम्मल कर लें, फिर मैं और साहब की जानिब जाऊं। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती सादिया, जमहूरियत की भी रियासत भी नहीं चल सकती है ऑपोजिशन के बगैर। तो ऑपोजिशन का किरदार मोहतरम इमरान खान साहब को किसने रोका था अदा करते? क्यों कर बाहर ये चले गए फौरन? जो है ठीक है, अगर इन्होंने कहा चले इनको जी इम्पोर्टेड आ गया, कोई अमेरिका की इंट्रूजन आ गई, कुछ भी हो गया, लेकिन कितनी मजबूत ऑपोजिशन होती है अगर खान साहब बैठते, तो क्या राजा रियाज लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बन सकता? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर सकती थी। और बात सब जानते हैं, क्यों नहीं इस पे ये व्यूज रहे हैं कि बिल्कुल इनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था उस टाइम पे, जो ज्यादा मौसर हो सकता था। और नबाज साहब, अच्छा बीवी, इसमें ना मेरी थोड़ी सी एक ओपिनियन है, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि वी ऑल लर्न द हार्ड वे। इस वक्त जो सेटिंग गवर्नमेंट है, ये अब इसने सोचना है। हम तो जो कर चुके हैं, हमारी तो पहली हुकूमत है, कहीं हमसे गलतियां भी होंगी, कहीं कोताहियां भी होंगी, लेकिन हमारी नीयत का ऐसा फतूर कोई नहीं था। इस वक्त की अगर सेटिंग गवर्नमेंट ये समझती है कि वो ऑपोजिशन के साथ बैठ के इन सारी चीजों में बात कर ले, तो लेट्स मेक अ न्यू स्टार्ट। ये तो लोग सीखे हुए हैं ना, इन लोगों ने 3-3 गवर्नमेंट कर ली है। ये तो पिछले 50-30 साल से इनके घराने, इनके बाप दादा से हम हुकूमतें में रह चुके हैं। भुट्टो दौर तीसरा यहाँ बेटा अमल गुजार के जा रहा है। सो आई थिंक हाइट रात को 8 बजे स्टेबल होकर टॉक और उन पावर कॉरिडोर से बैठ पीछे जाके बात करने में अब हम इस पीक ऑफर सब करें ना कि एक रास्ता ढूंढ लेते हैं जो आपको एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं करते, इसका मतलब है इनको आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, हैव टू वाइंड अप। बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब और लतीफ़ खोसा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।